नमस्कार बच्चों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक संघ के विषय पर चर्चा करेंगे। और संघ के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनका हम सिलसिलेवार से पूरा का पूरा डिस्कशन आपको देंगे। तो पहले हम देखते हैं कि संविधान के भाग 5 में संघ और संघ के साथ जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं, उन सब की हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। संविधान का जो है भाग 5 है। भाग 5 के अंतर्गत संघ का उल्लेख किया गया है। और संघ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर संघ देखा जाए तो जैसे संघ की कार्यपालिका है, संघ की विधायिका है और संघ की न्यायपालिका है। इस तरीके से अगर हम शासन की बात करें, चाहे वो केंद्रीय शासन हो चाहे राज्य का शासन है, चूँकि हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली को ऑप्ट किया गया है, तो उस संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की अगर हम बात करें, जैसे इसको इस तरीके से समझिए, शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है संघ की कार्यपालिका, क्योंकि भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय है। संघ अलग है, राज्य अलग है। तो इसी तरीके से अगर हम राज्य में आएंगे तो वहाँ पर हम जहाँ पे संघ की कार्यपालिका, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की विधायिका होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है शासन के 3 अंग, जिसको आप कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इस तरीके से समझ सकते हैं। ये इधर चीज़ें लिखी हुई है, समझाने के लिए हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जैसे हमने कहा कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि शासन को संघ और राज्य, संघ को हम केंद्र भी कहते हैं, संघ और राज्य में विभाजित किया गया है। इसके संदर्भ में संविधान में प्रोविज़न किए गए हैं। और भारतीय संविधान में कुल 3 अनुसूचियां हैं, 3 लिस्ट हैं, सूची इसे कहते हैं, जिसमें एक संघीय लिस्ट है, एक राज्यों की लिस्ट है और एक लिस्ट ऐसी है जिसमें संघ और राज्य दोनों के पास अधिकार होता है, तो उसे कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, एक फेडरल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कनकरेंट लिस्ट है, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, संविधान के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ये जो सूचियां हैं, इन सूचियों में ही शासन के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख किया गया है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि संघ सरकार किन विषयों पर नीतियां बनाएगी, राज्य सरकार किन विषयों पर नीतियां बनाएगी, कौन से ऐसे और विषय होंगे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों नीतियां बना सकते हैं। तो जो ऐसे विषय होंगे उनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो जो हमारी संघीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संघ और राज्य का उल्लेख है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाग 5। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, अगले भाग में हम जाएंगे भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। लेकिन जो कार्य प्रणाली है वो एकदम सेम है, नीति बनाने का जो प्रोविजन है बिल्कुल सेम है। नीतियां कैसे बनती हैं इसके लिए संविधान में प्रोविजन किया गया है। हम इसके पहले भाग 4 में चर्चा किए थे कि संविधान के भाग 4 में नीति ऐसे तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो एक डायरेक्शन है, दिशा निर्देश हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं, सत्ता में आने के बाद संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अपनी नीतियां बनाती हैं। तो उसमें चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। ठीक है, तो अगर हम संघ की बात करते हैं, आज हम संघ की ही बात करेंगे, भी राज्यों की चर्चा नहीं करेंगे।
तो संघ की अगर बात करेंगे तो जहां भी बात आएगी, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, वहां पे शासन की बात आएगी। जब शासन की बात आएगी, शासन के अंगों पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है संघ की कार्यपालिका, यहाँ पे संघ की विधायिका लिख सकते थे, यहाँ संघ की न्यायपालिका लिख सकते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका और विधायिका तो फेडरल है, संघी है, लेकिन जो हमारी जुडिशियरी है या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत है, उसका संघ और राज्य में बंटवारा नहीं किया गया है। तो जब भी ये बात आए तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था का केंद्र और राज्य में बंटवारा नहीं है। न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ एकीकृत है। पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला न्यायालय होता है। जब हम जुडिशरी में आएंगे तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी था कि जो संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, लेकिन संघ की न्यायपालिका नहीं लिखेंगे, शायद इसीलिए इसको यहाँ पे यहाँ पे संघ की कार्यपालिका तो लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पे संघ की विधायिका या न्यायपालिका नहीं लिखा गया। हालांकि विधायिका है, संघ की विधायिका कह सकते हैं, लेकिन संघ की न्यायपालिका नहीं कहेंगे। तो संविधान के भाग 5 में हम जो संघीय शासन प्रणाली है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और न्यायपालिका। तो अगर हम संघ की विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पर अगर चर्चा करते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका है, अब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं इसको पहले हमें जान लेना जरूरी है, उसके बाद इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर इसमें आप देखें, जैसे हमारी संघ की कार्यपालिका, जैसे यहाँ पे लिखा है संघ की कार्यपालिका, यहाँ सिर्फ कार्यपालिका लिखा गया है, इसका मतलब यही है। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत पहला व्यक्ति जो होता है राष्ट्रपति, दूसरा इसके अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद और चौथा है महान्यायवादी। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारी संघीय जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव ऑफ जो है यूनियन है, उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट एंड अटॉर्नी जनरल, ये 4 संस्थाएं हैं या 4 व्यक्ति कह सकते हैं। उसमें चूंकि राष्ट्रपति अपने आप में व्यक्ति होता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, वह एक संस्था के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति भी एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वह कार्य एक संस्था के रूप में करता है। इसी तरीके से मंत्रिपरिषद एक संस्था है। महान्यायवादी एक व्यक्ति है, लेकिन यह भी एक संस्था के रूप में ही कार्य करता है। तो यहाँ हम लोग ये समझ लिए कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। अब हमको इनकी अलग अलग विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहले हमारा जो विषय था कि संविधान का भाग 5 संघ है, संघ के अंतर्गत या संघ का जो शासन है, इस शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें से जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसके संदर्भ में, जैसे है राष्ट्रपति के बारे में है कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत पहला व्यक्ति जो आता है राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान, पहले तो यहाँ पे एक आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान के किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 से 64 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 64 तक में राष्ट्रपति के संदर्भ में विभिन्न प्रोविजन किए गए हैं। अब क्या क्या बातें किसके किसके अंतर्गत हैं इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में है, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो राष्ट्रपति होता है इसका उल्लेख, क्वेश्चन पूछाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब जो राष्ट्रपति है यह संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह जो होता है, जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख
भारत का जो राष्ट्रपति है वो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती है। हमने पहले बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये पूरा कार्यपालिका के अंग है। उस कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति है उस कार्यपालिका का प्रमुख है, मतलब सारी की सारी जो संस्थाएं हैं, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे महान्यायवादी हो, वो सब जो है राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। इसीलिए कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन सारी की सारी उसकी जो शक्तियां होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। और जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करती है, मेजॉरिटी से काम करती है। कहने का मतलब अगर मंत्रिपरिषद ने कोई कार्य किया, उस कार्य पर अगर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति नहीं दी तो उस कार्य को हुआ नहीं माना जाएगा। इस तरीके से इसे कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह इस तरीके से नहीं कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार चलती है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह मंत्रिपरिषद पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। जैसे 53 दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका। संघ के कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो चीजें आएंगी तो उसका उल्लेख इसमें दिया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका है इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति की अगर बात किया जाए तो संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, और अब इसके बाद शक्ति के साथ साथ अगर देखें तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पहले राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन हो जाए, राष्ट्रपति नियुक्त हो जाए, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। बाकी इसकी जो शक्तियां हैं आर्टिकल 53 में जरूर लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा इसका जो विवरण है वो मंत्रिपरिषद में मिलेगा। तो इसमें अगर आगे देखें तो राष्ट्रपति अगर है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत में राष्ट्रपति, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में जो भी कोई पद पर आसीन होगा, कोई भी संवैधानिक पद धारण करेगा तो उसके दो प्रोविजन हमारे हैं, या तो उसका सिलेक्शन होता है या तो वह उसका इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन का मतलब जो जनता द्वारा चुने आते हैं, और सिलेक्शन का मतलब होता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कोई पद प्राप्त करते हैं। तो चूंकि जो राष्ट्रपति का पद है वह निर्वाचन का है। अब निर्वाचन भी दो तरीके का होता है। निर्वाचन एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति के। महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति के चुनाव में सीधे जनता भाग न ले, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब उसका चुनाव करते हैं तो वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में ही होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीधे जनता निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसलिए इस शासन प्रणाली को कहा जाता है कि यह निर्वाचन प्रणाली जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा विस्तृत में अगर समझने की जरूरत है। तो जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो अब इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में लोग भाग कौन कौन से लेंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के सदस्य हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे लोकसभा राज्यसभा न लेकर के संसद लिखा रहता है। तो संसद का मतलब ही होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जुड़े हुए हैं। तो चाहे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य कहा जाए या लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य कहा जाए, ये पॉइंट इसमें रहता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ शासित राज्य है जहां पर विधायिका का अस्तित्व है, उसके निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तीसरा अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में चारों महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। लेकिन चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राज्य विधान सभाएं हो, यहाँ पर जो मनोनीत सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। तो आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो प्रोविजन है वह आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है, अगर मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी राज्य की विधायिका अगर डिजॉल्व हो जाए या वहां पर सरकार बर्खास्त कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या उस राज्य के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? बिल्कुल भाग नहीं लेंगे। और न ही राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के ठीक पहले किसी राज्य की विधायिका ने त्यागपत्र दे दिया, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने लोग उस समय राज्य विधानसभाओं के सदस्य होंगे या जो राज्य विधानसभाएं अस्तित्व में होंगी, वहीं के लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। किसी राज्य विधानसभा के बर्खास्त होने से या उनके सदस्यों के त्यागपत्र देने से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किस तरीके से होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो गया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात आती है कि राष्ट्रपति, ये तो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है। अब इसकी रीति क्या है? जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीधे जनता भाग नहीं लेती है। जब जनता भाग नहीं लेती है तो जो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने हुए जो सदस्य होते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जब वो मतदान करते हैं तो उनकी मतदान की पद्धति क्या होगी, ये इसका मतलब है। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है। इसमें क्या होता है
कि यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का जो है मतों की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो इनके निर्वाचन की जो रीति है, तो इसमें होता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी विधायक ने, तो इस पर क्वेश्चन पूछा आता है कि एक विधायक की मत की वैल्यू क्या होगी। जैसे एक विधायक के मत की वैल्यू कैसे निकालाता है, तो इसके लिए होता है जिस राज्य से वह विधायक संबंध रखता है उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधायिका की संख्या। राज्य विधायिका की संख्या, राज्य के विधायिका की संख्या गुणे 1/1000 इस फार्मूले से निकाली जाती है। किसी राज्य के एक विधायक की मत की वैल्यू क्या होगी, वह इस फार्मूले से निकाला आता है। उसी तरीके से एक विधायक की मत की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर जितने विधायक होंगे सभी विधायकों की मत की वैल्यू निकल आएगी। फिर जितने विधायक जिसको अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उसे पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसने किसको मत दिया, उसी के कारण उसकी गणना की जाती है। अब उसी तरीके से जो सांसद हैं, सांसदों की, संसद सदस्य जो है इनके मत की वैल्यू क्या है, इसका फार्मूला होता है कि जब विधायकों का मतदान होता है तो विधायकों के मतदान की जो पूरी वैल्यू होगी, पूरे देश के जो विधायक होंगे, विधायकों के मतों की कुल संख्या में फार्मूला होता है इसका, विधायकों के मतों की कुल संख्या बटे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो एक सदस्य की जो वैल्यू निकलेगी वही जो है इस फार्मूले से फिर सभी सदस्यों के मतों की वैल्यू निकाली जाती है। और उसके साथ साथ ये जो प्रणाली है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीत की जो प्रणाली है, इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका जो है ये जो वैल्यू निकाला आता है, इस वैल्यू को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, इस रीति के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद अब राष्ट्रपति की पदावधि आती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक बार जब चुन लिया गया तो वह जो है 5 साल के लिए अपने पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 56 में दिया गया है, एक बार चुन लिए जाने के बाद राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले वह कभी भी अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान देना है यहाँ पर, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पद त्याग की क्या संभावना हो सकती है? हो सकता है अपने कार्यकाल के दौरान वह बीमार पड़ जाए, या कार्य करने में अक्षम हो जाए, या उस पर महाभियोग लगा दिया जाए। किसी परिस्थिति में यदि वह अपना त्यागपत्र त्यागता है तो वह जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। यदि ये परिस्थितियां नहीं आती हैं तो राष्ट्रपति जिस दिन अपना शपथ ग्रहण करता है, अपने शपथ ग्रहण के दिन से लेकर के अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। कहने का मतलब उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है।
भारत का जो राष्ट्रपति है वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके समक्ष अपने पद एवं जो है गोपनीयता की शपथ लेता है। अब आता है कि आर्टिकल 57 दिया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ ये पद्धति है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव बार बार लड़ सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जब तक वह चाहे, जब तक उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज लिमिट नहीं उसमें की गई है। इसलिए जो है जब तक जिंदा रहता है, अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है। योग्यता का उल्लेख 58 में किया गया है। अगर राष्ट्रपति की योग्यता की बात किया जाए तो इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय संविधान में किसी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। इसका मतलब सीधा निकलता है कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा न हो, यदि उसे सपोर्ट मिलता है, जन समर्थन प्राप्त होता है, तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी योग्यता के संदर्भ में जो बातें लिखी गई है वह है जैसे वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक पहली योग्यता है। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता उसकी है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी योग्यता है उसे न्यायालय द्वारा कोई दंड न दिया गया हो, उसे न्यायालय द्वारा कोई दंड न दिया गया हो, कोई दंड न दिया गया हो। और पांचवी जो योग्यता है वह पागल और दिवालिया न हो, वह पागल और दिवालिया न हो। इसका मतलब अगर भारत का कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, उसे न्यायालय द्वारा कोई दंड न दिया गया हो, वह पागल और दिवालिया न हो। पागल और दिवालिया का मतलब यहाँ पर है वह विक्षिप्त न हो चुका हो। दिवालिया का यहाँ पर सेंस है कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकार से कर्ज लिया और वह कर्ज चुका नहीं पाया, कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है अधिग्रहित कर ली गई और बाद में उसे जो है बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के जो है अर्हता के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। अब आगे अगर हम देखें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं। अगर कोई भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसकी शर्तें होती हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के पहले उसका जो है निर्वाचन आयोग में जा करके उसको अपना नामांकन करना होता है। तो नामांकन की शर्तें क्या है? कोई भी व्यक्ति जो, पहली बात तो जो मैंने अभी योग्यता की चर्चा किया, वह योग्यता अगर धारण करता है तो उसके बाद वह चुनाव लड़ने जाएगा। चुनाव लड़ने जाएगा तो निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है, तो निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जाकर के उसका नामांकन होगा। तो नामांकन के समय की जो शर्तें हैं वही लिया हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद को धारण करना चाह रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, किस परिस्थिति में चुनाव लड़ेगा, योग्यता रखते हुए भी। वैसे तो सारे लोग जो है जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है तो चुनाव लड़ने समय जब वह चुनाव आयोग के कार्यालय में जाएगा तो उसके नाम का 50 लोग अनुमोदन करें और 50 लोग उसका समर्थन करें। और ये 50 लोग अनुमोदन समर्थन करने वाले वो लोग हों जो निर्वाचक जो नामावली है उसके सदस्य हों। कहने का मतलब है, जैसे मैंने भी इसके पहले चर्चा किया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? जो सांसद और विधायक हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उन्हीं
सभी सांसदों और विधायकों को मिलाकर के एक इलेक्टोरल बॉडी बनती है जिसे निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो निर्वाचक मंडल के जो सदस्यगण हैं उनमें से कम 50 लोग उसके नाम का अनुमोदन करें और कम से कम उन 50 अन्य लोग उसके नाम का समर्थन करें। कहने का मतलब हुआ कि जो निर्वाचन नामावली है उसके कम से कम 100 सदस्य हों, तभी जाकर के राष्ट्रपति अपना नामांकन राष्ट्रपति चुनाव के लिए कर सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की जो शर्तें हैं कि निर्वाचक नामावली के कम से कम 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करें और 50 सदस्य उसका समर्थन करें। तभी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है या अपना जो है नामांकन भर सकता है। एक कंडीशन होनी चाहिए जो निर्वाचक नामावली है। और निर्वाचक नामावली में मैंने आपको बताया कि जो सांसद और विधायक होते हैं उन सबको मिलाकर के निर्वाचक नामावली बनाई जाती है। यदि उनमें से 100 लोग 50 उसके नाम का अनुमोदन करें, 50 का समर्थन करें, तब व्यक्ति का नामांकन हो सकता है। नामांकन के समय जो चुनाव लड़ने जा रहा है उस व्यक्ति को कुछ धनराशि जो है उसमें जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। तो इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो एससी कैंडिडेट, सबके लिए अलग अलग है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 25,000, जो ओबीसी हैं उनके लिए 15,000 और जो एससी कैंडिडेट हैं उन्हें 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और ये जमानत राशि चुनाव के बाद जो है जो लोग चुनाव हार जाते हैं, यदि एक निश्चित मत से कम मत पाते हैं तो उनको वो राशि वापस नहीं होती। इसे कहा था जमानत जब्त तो हो गया है। तो उसका फार्मूला है, आगे उसको हम बताएंगे, आगे उसमें आएगा। तो अब इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ये है शपथ के बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 60 में किया गया है। और भारत का जो राष्ट्रपति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। जिस दिन शपथ ग्रहण करता है उसी दिन उसका कार्यकाल शुरू होता है। अब उसके बाद अपना कार्य शुरू कर देता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 61 है। अक्सर पूछा भी जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। महाभियोग मतलब होता है दोषारोपण। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो संविधान में उसके लिए दिशा निर्देश हैं यदि वह उनका पालन नहीं करता है तो उस पर जो है एक महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए प्रोसीजर बहुत लंबा है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, क्योंकि ऐसा अभियोग लाने के लिए जब किसी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लानी होती है तो 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ती है और वह अपने आप को तैयार रखता है। 14 दिन बाद फिर भारत के जो सदन है
चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे उच्च सदन, चाहे निम्न सदन है, उनमें से किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव पर बहस होगी, बहस के बाद चर्चा होगी। यदि चर्चा के बाद मतदान होगा, मतदान के बाद यदि उनमें से एक चौथाई सदस्य इस बात का समर्थन कर दे, एक चौथाई समर्थन से वह प्रपोजल स्वीकार होता है, 2/3 से पास होता है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है। यह दोनों सदनों से ऐसा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। यह महाभियोग की प्रक्रिया है। क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में लाई जाती है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऐसा अभियोग नहीं लाया गया है। यह बहुत कठिन है, संभव भी नहीं होता, लेकिन प्रोविजन है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग का प्रावधान संविधान में किया गया, तो है आर्टिकल 61। अब इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान अपना त्यागपत्र दे दिया। जब राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया अपने कार्यकाल के दौरान, तो उसमें 2 स्थिति आती है। पहला तो होगा कि उसने अपना त्यागपत्र कब दिया, उसका कार्यकाल कितना हो गया था। दूसरी स्थिति आती है कार्यकाल के बाद चुनाव होगा, चुनाव की स्थिति क्या होगी। दोनों स्थितियों को ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। उसको आगे हम उपराष्ट्रपति में बताएंगे भी। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी कंडीशन होती है कि 6 महीने के भीतर, उसकी कंडीशन होती है, संविधान में प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद अगला जो व्यक्ति होगा वह 5 साल के लिए चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 साल काम किया, 2 साल के बाद उसका 3 साल कार्यकाल बचा हुआ था, बीच में वह बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसने त्यागपत्र दे दिया, पद खाली हो गया, 6 महीने के भीतर चुनाव हुआ, तो उसके बाद जो बचा हुआ कार्यकाल 2.5 साल का है या 3 साल का हो, तो 3 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहेगा? बिल्कुल नहीं। जब भी राष्ट्रपति का नया चुनाव होगा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, तो शपथ ग्रहण के बाद वह 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। इसी के बारे में उसमें आर्टिकल 62 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के, अगर आप मान लें राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, निर्वाचन करने का समय क्या है? 6 महीने का है। आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी? आकस्मिक रिक्ति के समय जो चुनाव होता है तो उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा? बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करता है, तो अपने शपथ ग्रहण से अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बीच में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के बाद वह जो है व्यक्ति अगले 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा। इस तरीके से अगर आप देखें, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पूर्व प्रयोजन दिया गया है। तो अब इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।